कितनी अच्छी है, आपने तो रसोई का सारा ही काम निपटा दिया। आपके रहते तो मुझे मेरी माँ की भी याद नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच माँ जी। अरे माँ, ये क्या? आपने तो मुझसे कहा था कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और माँ बाप से दूर शहर में रहता है। हाँ बेटा, ठीक ही तो कहा था मैंने। और ये भी तो कहा था माँ आपने मुझसे कि इनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस घर में मेरी ही चलेगी। लेकिन ये क्या, इनकी बूढ़ी माँ तो यहीं आकर जम गई है। बुढ़ा तो गाँव चला गया, लेकिन ये बुढ़िया यही मेरी छाती में आकर बैठ गई है। हाँ हाँ बेटा, तेरी ही चलेगी उस घर में, तू चिंता ना कर। मम्मी, आखिर मेरी कब चलेगी इस घर में? सालू, जरा धीरज तो धरो बेटा। देखो मेरी बात ना, तुम गांठ बांध लो। शादी के 1-2 महीने तक ना अपने सास ससुर की खूब सेवा करनी चाहिए। उसके बाद तो जीवन भर अपने सास ससुर को अपनी उंगलियों की इशारे पर नचाते रहना। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना बेटा सालू, जब तक दामाद जी घर में रहेंगे ना, तब तक तुम उनकी माँ के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना, ऐसे अपने माथे पर बिठा कर रखना। लेकिन जैसे ही दामाद जी घर से बाहर आए तो बुढ़िया को जमीन में पटक देना। हाँ हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। और सुनो, जब भी दामाद जी घर में रहेंगे ना, तो अपनी सास के आगे आगे काम करना और दामाद जी को ऐसे जताना जैसे तुम घर का ही सारा काम अकेली ही करती हो और तुम्हारी सास की तुम खूब सेवा कर रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दामाद जी की नजरों में तुम कभी बुरी मत बनना। अगर तुम दामाद जी के दिल पर राज करोगी ना, तभी उस घर को और उस घर के लोगों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकती हो। इसलिए याद रखना सालू, दामाद जी को कभी नाराज मत होने देना। लेकिन माँ, घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो लगी है, पर ये खाना वाना बनाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो सोचा था कि यहाँ कोई रसोइया भी लगी होगी। अरे मेरी भोली भाली सालू, तुझे कब अकल आएगा बेटा? तेरी सास है ना वहाँ, उसके रहते हुए तुझे रसोई में दिमाग खपाने की क्या जरूरत है? दामाद जी के ऑफिस जाते ही तू लगा देना अपनी सास को रसोई में। अरे जब तक तुम्हारी सास वहाँ है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, काम वाले पर खर्च करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन ये सब एकाएक नहीं हो सकता, कम से कम महीने भर तो तुम्हें उस बुढ़िया की सेवा करनी ही होगी। ठीक है मम्मी, आप कह रहे हो तो मैं कर दूंगी इस बुढ़िया की खातिरदारी। लेकिन सुनिए, 1 महीने से ज्यादा नहीं झेल सकती मैं इसे। लेकिन आप एक बात याद रखना मम्मी, अगर ये सब सच नहीं हुआ ना, तो मैं 1 महीने से ज्यादा इस बुढ़िया की खातिरदारी तो नहीं कर सकती। फिर चाहे मुझे अपने मायके में भी आकर बैठना पड़े ना, तो मैं आ जाऊंगी। अरे सालू, तुम्हें मायके आकर बैठने की जरूरत होगी ही नहीं, इसलिए बस जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। ठीक है मम्मी? और भगवान ना करे मेरी बातें सब सच ना हुई तो ये तेरा ही घर है, जब तक तेरी मर्जी तू आके यहाँ रह सकती है। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ, मैं मंदिर जा रही थी। ठीक है माँ। इतना बड़ा पाप करके मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है शकुंतला। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या मतलब कि मैं पाप कर रही हूँ? अरे अपनी बेटी का घर बसाना कोई पाप करना होता है क्या? अरे तुम अपनी बेटी का घर बसा नहीं रही हो, बल्कि अपनी बेटी का घर उजाड़ रही हो। ये कैसी उल्टी सीधी सीख दे रही हो तुम अपनी बेटी को? क्या तुम जानती नहीं कि ऐसी हरकत से घर बसता नहीं बल्कि घर उजड़ जाता है? सोचो जरा, कल को हमारी भी बहू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो बताओ कैसा लगेगा हमें? अरे आप तो बस कीजिए और रहने ही दीजिए। मैंने जो गलती करी थी ना आपकी बात मानकर, वो गलती मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगी, समझे ना आप? अरे मैंने आपके माँ बाप की कितनी सेवा की, उनके आगे पीछे थाली ले लेकर घुमा करती थी, लेकिन मुझे क्या मिला बदले में? सिर्फ तिरस्कार, बहू होने के ताने। हाँ हाँ मालूम है तुमने मेरे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। वो तो मेरी भाभी थी, जिसकी वजह से मेरे माता पिता का बुढ़ापा सुखमय बीता, वरना मेरे माता पिता तुम्हारे साथ अपना समय बिताते ना, तो तुम तो उन्हें खून के आंसू रुलाती। बंद कीजिए अपनी बकवास, और इतना ही प्यार आ रहा है अपनी भाभी भैया और माता पिता पर, तो जाकर उनके साथ ही रहिए ना। देखो जो बीत गया वो बात गई, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के घर को तो बसने दो। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आपको इन मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं मालूम कि ससुराल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे मर्दों का क्या है, वो तो दिन भर घर से बाहर ही रहते हैं, झेलना तो हम औरतों को ही पड़ता है। और वैसे भी कायदे से तो अब उस घर की मालकिन मेरी बेटी को ही बनना चाहिए, ना कि उस बुढ़िया सास को। अरे अपने दिल से जानो पर आए दिल का हाल, अब सत्ता किसी और को सौंप देनी चाहिए, पर तुम हो कि कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। ये क्या कुछ भी बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ये है शकुंतला जी, शकुंतला जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी है सालू, जिसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और बेटा है नरेश, नरेश की शादी को 3 साल हो चुके हैं। लेकिन शकुंतला जी अपनी बहू का ससुराल में जीना हराम करके रखी है, लेकिन वहीं बेटी की शादी होते ही बेटी को भी उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया है। वो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती, अपनी बेटी को हमेशा उल्टे सीधे सीख देते रहती है, और ये सब शकुंतला जी की बहू चुपचाप देखती रहती है। उधर सालू भी अपने ससुराल को अपनी माँ के कहे अनुसार चला रही थी। माँ जी, चाय पी लीजिए। हाँ बहू, लेकिन सुनो, आज तो मेरे लिए खाना मत बनाना, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ फलाहार बना दूं? अरे नहीं बहू, मुझे आदत नहीं है उपास में फलाहार लेने की। ठीक है माँ जी। सालू तो अपने माँ के कहे अनुसार चल रही थी, इसलिए उसने अपनी सास की 1 महीने तक बहुत अच्छे से देखभाल की, समय पर उन्हें चाय नाश्ता दिया। सालू की सास विमला जी बहुत ही कम पढ़ी लिखी, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। अपने बेटे ऋतिक की शादी के बाद विमला जी कुछ दिनों के लिए शहर में ही रुक गई थी, लेकिन विमला जी के पति गांव चले गए थे। गांव में विमला जी की खेती-बाड़ी और बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान भी है। विमला जी भी अपने पति के साथ गांव चली जाना चाहती थी, लेकिन विमला जी के बेटे ऋतिक ने जिद की थी कि वो गांव न जाकर कुछ दिन यही उन लोगों के साथ रहे, ताकि उनकी माँ उनकी गृहस्थी बसाने में उनकी मदद करे। सालू, माँ खाना खा लिया आपने?
नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है। हाँ क्या हुआ जी? सुनो सालू, आज से मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएगी और कल से मुझे समय पर ऑफिस जाना होगा। अच्छा जी। तो तुम इस बात का याद रखना सालू कि मैं 1 महीने की छुट्टी के बाद कल ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं लेट नहीं जाना चाहता ऑफिस। तुम समय से उठकर मेरे लिए जल्दी से लंच तैयार कर देना। लेकिन ऋतिक जी, सुबह तो मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। वो क्या है ना, मायके में तो मेरी माँ मुझे 1 गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीने देती थी। और अभी हमारी शादी को 1 ही महीने तो हुए हैं ना, इतने जल्दी मैं घर के सारे काम काज तो सीख भी नहीं सकती। अभी तो मेरे मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। लेकिन सालू, ये जिम्मेदारियां तो तुम्हें उठानी होगी। हम एक काम करते हैं ना जी, हम एक मेड लगा लेते हैं जो कि सुबह की चाय से लेकर रात के खाना तक वो यही रहे। क्या सालू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें मालूम है कि वो कितने रुपए लेगी? देखो सालू, पहले से ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वाली तो लगी हुई है, लेकिन अब तुम मेड भी लगवाओगी तो मेरी इतनी सैलरी से तुम ये सब कैसे मैनेज कर पाओगी, ये तो तुम्हें ही देखना है। ठीक है ना? अब मुझे ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें निकालनी है, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये सब मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? अब मैं क्या क्या करूं? घर का इतना सारा काम हो जाता है कि मैं अपने पति को भी वक्त नहीं दे पाती हूँ। अभी अगर पैसे नहीं बचाए तो आगे चलकर परेशानियां तो हमें ही उठानी होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अरे बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मैं आपसे काम करवाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे नहीं बेटा, इसमें अच्छा बुरा वाली क्या बात है? मैं कर लिया करूंगी सुबह का सारा काम, तुम चिंता मत करो। अभी मेरे हाथ पैर है ना मजबूत। ठीक है माँ जी, तो सुबह का काम देख लेना आप, क्योंकि मैं तो जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। ठीक है बहू। चलो, मैंने तो रसोई का सारा काम निपटा दिया और रीति का लंच भी तैयार कर दिया। अरे वाह माँ जी, आप कितनी अच्छी है, आपने तो रसोई का सारा ही काम निपटा दिया। आपके रहते तो मुझे मेरी माँ की भी याद नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच माँ जी। वैसे माँ जी, बर्तन तो बहुत सारे थे ना, आपको बर्तन धोने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बहू, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तुम अपनी आदत धीरे धीरे सुबह उठने की बना लेना, तब तक मैं सुबह रसोई संभाल लूंगी और शाम को रसोई तुम संभाल लेना। हाँ माँ जी, ठीक है ना? लीजिए आपका लंच, बहुत प्यार से बनाया है मैंने। ये क्या, लंच तो मैंने बनाया है। ठीक है सालू, बाय। बहू, जरा चने की दाल तो भिगो देना, कल मैं मंदिर में मोदक चढ़ाऊंगी। सॉरी माँ जी, मैं भिगो तो देती, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, मैं उनके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मैं भिगो दूंगी, जाओ तुम। इस तरह सालू अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और घर का सारा काम वो अपनी सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। अब तो ये रोज का काम हो गया था। सालू बस काम से बचने के लिए कभी सिर दर्द का बहाना बताती तो कभी तबीयत ठीक न होने का बहाना बताती। विमला जी को घर के काम काज करने में रोना नहीं आता था, वो तो खुशी खुशी अपनी बहू की मदद करती और घर के सारे काम काज कर लेती। घर में जो भी पकवान बनते वो सब विमला जी ही बनाती और इधर सालू अपने पति को ये कहकर परोसती थी कि ये सब कुछ उसने बनाया है। और धीरे धीरे ऋतिक को भी यही लगने लगा था कि उसकी पत्नी सालू उसकी माँ की बहुत सेवा करती। एक दिन की बात थी, विमला जी खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उनके कानों में जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आई। तभी विमला जी की नींद खुल जाती है और वो उठ के बाहर हॉल में जाकर देखती है तो वहाँ पर उनकी बहू की कुछ सहेलियां आई। हाँ यार सालू, तेरा बढ़िया है, तेरे घर में तेरी सास है ना, तो तुझे काम वाली की क्या जरूरत है? हाँ रीता, इसलिए तो मैंने काम वाली को हटा दिया। अरे जब मेरी सास यहाँ है, 2 टाइम मुफ्त का खा रही है, फिर वो घर के काम काज क्यों नहीं करेगी? मैं क्यों काम वाली को बेकार में रुपए देकर अपने रुपए बर्बाद करूं? हाँ यार सच में तेरी सास तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम संभाल लेती है और अब तो रसोई भी तेरी सास ही संभाल रही है ना? हाँ यार, मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर क्या रसोई संभालूंगी? अरे मेरी सास तो ठहरी अनपढ़ गवार, वो कर भी क्या सकती है? अब जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मैं उससे घर के काम निकलवाऊंगी ही ना। अरे देख, तेरी सास आ गई। ओह माँ जी, आ गई आप? मैं आपको ये आवाज लगाने वाली थी, अच्छा हो गया कि मेरे आवाज लगाने से पहले ही आप आ गई। माँ जी जरा जाकर अच्छी 3 कप अदरक वाली चाय तो बनाना, और सुनो साथ में ना बिस्किट या नमकीन भी ले आना। हाँ बहू, अभी ले आई। अरे यार, कहीं हमारी बातें तेरी सास ने सुन तो नहीं ली? हाँ मुझे तो लगता है कि उन्होंने सुन लिया होगा। अरे सुने तो सुने यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे सामने किसी की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। अरे बहू, ये क्या, तुम्हारे तो बड़े ही सुंदर बाल थे, लेकिन तुमने ये सामने से बाल क्यों कटवा लिए? अरे सालू, ये क्या तुम अपने सारे काम अपने सास से पूछकर करती हो? क्या तुम उनसे पूछकर नहीं गई थी कि तुम्हें बाल कटवाने हैं आज पार्लर में? सालू, अगली बार ना तुम पार्लर जाओगी तो अपनी सास से पूछकर जाना कि तुम बाल कटाओ या नहीं, तुम थ्रेड करवाओ या नहीं। माँ जी, आप मुझसे कुछ पूछने वाली होती कौन है? अरे मेरे बाल हैं और मैंने अपनी मर्जी से कटवा लिए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने आपको माँ जी करके थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, आप तो मेरे सिर पर बैठने लगी। वाह सालू, इस घर में तो तेरा पूरा ही दबदबा लगता है। हाँ हाँ, क्यों ना हो, आखिर मैं इस घर की मालकिन जो हूँ। अरे सीधी सी बात है, मेरा पति कमाता है तो मैं ही मालकिन हूँ ना। मैं तो इस बुढ़िया को इसलिए यहाँ पर झेल रही हूँ ताकि मुझे काम वाली पर खर्चा न करना पड़े। हाँ यार, तेरा तो बढ़िया है, तेरे काम भी निकल रहे हैं, तेरे रुपए भी बच रहे हैं और तू अपनी मर्जी से खूब शॉपिंग कर रही है, जहाँ जाना हो वहाँ जा रही है। चल ठीक है, हम चलते हैं सालू। हाँ ठीक है यार, हम बहुत जल्दी तुझे नीलू के घर में किटी पार्टी में मिलेंगे। चल ठीक है, बाय। माँ जी, ये सब क्या था? हाँ बहू, यही तो मैं
जाएगा बहू। लेकिन माँ जी आपको भी समझना चाहिए ना कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। वहाँ घर में मेरी सहेलियां आई हुई है और उनके सामने मुझे आप बाल कटवाने के लिए डांट रही हैं। बहू मैंने तुम्हें डांटा नहीं था, सिर्फ मैंने यही तो कहा था कि तुम्हारे बड़े सुंदर बाल थे, क्यों कटवा लिया। अरे मैं चाहे बाल कटवाऊं या अपनी नाक कटवाऊं मेरी मर्जी, लेकिन आपको इस तरह से मेरी सहेलियों के सामने नहीं टोकना था। और आइंदा से याद रखिएगा आप मेरी सहेलियों के सामने ना ऐसे नौकर जैसे भेष में मत आया करो। मुझे शर्म आती है बताने में कि आप मेरी सास हैं। सालू सालू, अरे सालू तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात हो गई, क्यों ढूंढ रहे हो आप मुझे? अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी माँ की वजह से। अरे आज पहली बार तो मेरी सहेलियां घर में आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? अरे मैं पार्लर गई थी, वहाँ से थोड़े से बाल सेट करवा के आ गई, तो उन्हीं के सामने आपकी माँ मुझे दुनिया भर बोलने लगी। कहती है कि मैं नाक कटवा कर आई हूँ। बहू ये क्या बोल रही हो, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ कहा ही नहीं। माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे आपकी बहू और मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे मैं पूछता हूँ आपको और क्या चाहिए? आप यहाँ बैठे बैठे दिन भर घर में आराम करती हो और मेरी पत्नी आपकी इतनी सेवा करती है, उसके बाद भी आप मेरी पत्नी की इतनी इंसल्ट करवा रहे हो। आप अपनी आदत सुधार लीजिए माँ, आप मेरी पत्नी को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती किसी के सामने। डियर सालू मैं माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज गुस्सा थूक दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुनो आज हम लोग डिनर पर चल रहे हैं, मैंने 2 टिकट्स लाया हूँ मूवी के। ठीक है मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, इसलिए मैं गुस्सा यही थूकती हूँ, लेकिन आपकी माँ ने दोबारा इस तरह की हरकत की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बहू ने जो बताया मेरे बेटे ने चुपचाप उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन एक बार भी अपनी माँ का विश्वास नहीं किया और ना ही मैं माँ से कुछ पूछना जरूरी समझा। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं कल ही गाँव लौट जाऊंगी अपने पति के पास। आज अपनी बहू की बातों से विमला जी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन बहू की बातों से कहीं ज्यादा उनके बेटे के व्यवहार से वो दुखी थी, क्योंकि बहू तो दूसरे घर से आई थी, लेकिन बेटा तो उनका अपना था। इसलिए विमला जी ने फैसला कर लिया था कि वो कल के गल में गाँव लौट जाएगी। और दूसरे दिन विमला जी ने सुबह सुबह गाँव जाने की तैयारी कर ली और अपने बेटे के उठने का इंतजार करने लगी। अरे माँ ये क्या, ये सूटकेस लेकर यहाँ क्यों बैठी हैं आप? बेटा मैं गाँव जाना चाहती हूँ, चल मेरी टिकट कटा दे। अरे माँ गाँव जाने की क्या जरूरत है, अभी तो आपको यहाँ 2 ही महीने हुए हैं, कम से कम 6-8 महीने रुकिए आप हमारे साथ। नहीं बेटा तेरे बाबूजी भी तो अकेले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें खुद बनाकर खाना पड़ रहा होगा, इसीलिए मुझे जाने दे बेटा। अरे माँ जी आप इतनी सी बात के लिए नाराज होकर गाँव वापस जाना चाह रही हैं? ठीक है आपको जाना है तो आप चली जाना, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपके बेटे का जन्मदिन है, जरा जन्मदिन तो देख लो अपने बेटे की, फिर चली जाना। हाँ माँ मेरे जन्मदिन तक रुक जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन उसके बाद मैं गाँव चली जाऊंगी। ठीक है माँ। इस तरह बेटे बहू के कहने पर विमला जी फिर से 1 हफ्ते के लिए रुक जाती है। मम्मी ये बुढ़िया तो आज मुझसे तंग आकर अपने बोरिया बिस्तर बांधकर गाँव जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। अरे पागल, जब अपनी मर्जी से गाँव जाना चाहती थी तो क्यों तूने उसे जाने नहीं दिया? क्यों अपनी मुसीबतें बढ़ा रही है? जाने दे उसे, हमारा तो यही प्लान था ना। अरे मम्मी मैं जो भी करती हूँ ना बहुत सोच समझ कर करती हूँ। अभी 1 हफ्ते बाद इनकी जन्मदिन की पार्टी होने वाली है, अगर माँ जी अपने गाँव चली गई तो हमें 1 मिनट के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और माँ जी रहेगी तो वो रसोई और बाकी सब काम आसानी से संभाल लेगी। जैसे इनकी जन्मदिन की पार्टी हो जाएगी हम उन्हें गाँव जाने देंगे। वाह बेटा तुमने तो समझदारी में अपनी माँ को भी मात दे दी, बिल्कुल ठीक, हो जाने दो दामाद जी के जन्मदिन की पार्टी। अरे ये क्या, ऋतिक बेटा तो अपना मोबाइल ही भूल गया। अरे इसमें तो ऋतिक के पिताजी का फोन आ रहा है। अरे कैसी हो विमला, जब से बेटे बहू के पास गई हो तुम तो मुझे भूल ही गई हो, क्या यहाँ वापस आने का इरादा नहीं है? नहीं जी ऐसा मत कहिए, आपके बिना एक एक पल मैं कैसे काट रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। मैंने तो ऋतिक से कहा भी था कि मुझे गाँव पहुँचा दे, लेकिन उसी ने मना कर दिया, कहता है कि 1 हफ्ते बाद उसका जन्मदिन है, तो पहले जन्मदिन हो जाने दो, उसके बाद वो मुझे गाँव की टिकट कटवा देगा। अरे आप भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते जी, आप यहाँ आ जाना, फिर हम साथ में बेटे का जन्मदिन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग साथ में गाँव वापस लौट जाएंगे। अच्छा मैं फोन रखती हूँ जी, लगता है दरवाजे पर कोई है, कोई दरवाजा ठोक रहा है। ठीक है विमला। अरे कहाँ गई माँ जी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? अरे मैं इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? थक गई दरवाजा पीट पीट कर, आखिर तुम घर में कर क्या रही थी? कहो कहो ना माँ जी, क्या तुम मेरे कमरे में अलमारी खोल रही थी या चुपचाप छुप कर कुछ खा रही थी जो दरवाजा नहीं खोल रही थी? हे भगवान ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, भला तुम्हारी अलमारी मैं क्यों खोलूंगी? और ये खाने का वक्त तो नहीं है, खाना तो मैंने 12 बजे ही खा लिया था और अभी दोपहर के 3 बजे हैं। वो तो आज ऋतिक ना जाने कैसे मोबाइल भूल गया था, और इत्तेफाक से आज ऋतिक के मोबाइल पर ऋतिक के बाबूजी का ही फोन था, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। अच्छा तो इस उम्र में आप इसको फरमा रही थी? बुढ़ापे में भी रोमांटिक बातें हो रही थी, थोड़ा तो शर्म किया करो माँ जी। अभी रोना धोना बंद कीजिए और सुनिए, ऋतिक जी के बर्थडे के लिए मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो आप ना अपना कमरा खाली कर दीजिए और अपना सारा सामान स्टोर रूम में ले आइए। अगर मेरे मम्मी पापा की रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो फिर बेइज्जती तो आपके बेटे की ही होनी है ना। हाँ बहू मैं स्टोर रूम में ही अपना सामान ले आऊंगी। और सुनो ये मेरा सारा सामान मेरे कमरे में रख दो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, और उसके बाद जरा 1 कप कॉफी तो बना कर ले आना। ठीक है बहू। बेचारी विमला जी बहू
वो कैसे कड़वे शब्दों ने विमला जी को छल्ली छल्ली कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी की वजह से चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। विमला जी ने तो सोचा कि इतने दिन सहन कर ही लिए हैं, बस थोड़े से ही दिन है, बेटे के जन्मदिन के बाद वो अपने गांव वापस चली जाएगी। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू की राज में मैं इस तरह से स्टोर रूम में रात बिताऊंगी। अच्छा हुआ जो ये यहाँ नहीं है, वरना ये सब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। माँ जी, अभी तो घर का सारा काम हुआ नहीं और आप अपने कमरे में आकर आराम फरमा रही हैं। लेकिन बहू, मैंने तो सारा काम समेट दिया है, उसके बाद ही मैं यहाँ आई हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, लेकिन आपने खाना तो बिल्कुल साधारण सा बनाया है। चलिए आप यहाँ बैठकर शौक मत बनाइए, चलकर कुछ अच्छा सा बना दीजिए। ठीक है बहू। अरे क्या समधन जी, खाना तो जरा ढंग का बनाया कीजिए, बिल्कुल बेसवाद बनाया था आपने जो भी बनाया था। जी समधन जी, बस बता दीजिए खाने में आपको क्या क्या पसंद है, मैं सब बना दूंगी। देखिए मेरी पसंद तो ना बहुत ही हाई फाई है, इसलिए आप मेरी पसंद तो रहने ही दीजिए, क्योंकि मेरी पसंद का तो आप कुछ नहीं बना पाएंगी। अरे माँ, इन्हें कहाँ से अच्छा खाना बनाते आएगा, गांव में लोग खाते ही क्या है, बस साग और रोटी, ज्यादा हुआ तो दाल चावल। अभी माँ जी तो हमारे हिसाब का खाना बना नहीं सकती, पर मैं तो बस मजबूरी में पेट भरने के लिए इनके हाथ का खाना खा लेती हूँ। देखिए माँ जी, अभी तो आप कुछ अच्छा सा बना ही दीजिए मम्मी के लिए, लेकिन कल इनका बर्थडे है और कल इतने सारे लोग आएंगे, तो मैं आपको कह देती हूँ कि कुछ मेड आएंगे बाहर से, उनके साथ आपको मिलकर अच्छे से अच्छा खाना बनाना है। देखिए आपके बेटे की नाक मत कटवा देना। ठीक है बहू। चलिए ना माँ, बाहर हॉल की तैयारी देख लेते हैं। ओके बेटा। मम्मी, पापा तो चले गए थे, लेकिन आज इनका बर्थडे है तो पापा आ तो जाएंगे ना समय पर? हाँ हाँ, आ जाएंगे, कहा था उन्होंने कि दोपहर तक आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है मम्मी, चलिए ना खाने की क्या तैयारी है देख लेते हैं। हाँ चलो ना बेटा। डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा किया है, और ये केक भी देखिए ना माँ, इन्हें तो चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर ही ऑर्डर किया था। सब कुछ तो अच्छा है माँ, बस खाने की टेंशन हो रही है मुझे। चलिए ना थोड़ा देख लेते हैं चलकर। हाँ आओ ना बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दामाद जी। जी धन्यवाद पापा जी। अरे जीते रहो बेटा। पापा चलिए ना, चलकर अंदर बैठिए। हाँ बेटा। हैप्पी बर्थडे ऋतिक। अरे थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा हो गया जो तू पहले आ गया। देख मुझे बहुत सारे काम है, चल तू मेरी हेल्प कर। चल ठीक है यार। जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं बेटा। अरे पिताजी आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे याद दिलाया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं बस तुम्हें आशीर्वाद देने आया, ताकि तुम्हारे जन्मदिन का कार्यक्रम हो जाने के बाद मैं तुम्हारी माँ को गाँव लेकर जा सकूं। अच्छा ठीक है पापा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। बहुत अच्छी साज सज्जा है, लेकिन मैं विमला को कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही है मुझे। विमला, विमला। समधन जी, मैंने उसी दिन टोका था आपको कि जरा ढंग का खाना बनाया कीजिए, लेकिन ये क्या, खाने में ना कोई खुशबू है और ना ही कोई स्वाद। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ, अब ये गांव में तो रोटी या साग ही खाती है, फिर इन्हें बाहर का खाना कैसे बनाते आएगा। देखिए समधन जी, आप भूल से भी ना मेहमानों के पास मत जाइएगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मेरी बेटी एक ढंग की काम वाली भी नहीं रख सकती, क्योंकि आपके कपड़ों में इतनी बदबू आ रही है। पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे मेरी बेटी इस घर में झेलती रही होगी इतने दिनों से। ये बदबू नहीं, अपने बच्चों के लिए की गई मेहनत की खुशबू है, आप कहाँ समझेंगी। आ गए आप, आ गए जी, मुझे यहाँ से ले चलिए जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। विमला ये आंसू पोंछ लो, अरे मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखो तो सरनाज तो है ही नहीं, यहाँ बहू है, बहू की माँ खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जाकर अपने पति के पीछे ऐसी खड़ी हो गई जैसे इनके ऊपर तो जैसे हम लोग अत्याचार ही कर रहे थे। अरे अपने बेटे की इज्जत का तो जरा भी शर्म नहीं है। क्यों, जब आप अपनी बेटी के घर में आकर रह सकती हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आती, तो हमें किस बात की शर्म, ये तो हमारे बेटे का घर है। ये क्या तमाशा है, आप लोगों को मालूम है ना बाहर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, और आप लोग इतने जोर जोर से चीख रहे हैं यहाँ। और सालू तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो, रसोई तो माँ संभाल लेगी ना, बाहर चलो तुम मेहमानों को अटेंड करो। और बाबूजी आप यहाँ रसोई में औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, बाहर चलकर ससुर जी के साथ बैठिए। और माँ बाहर इतने सारे लोग आ गए हैं, लेकिन एक बार भी आप नाश्ता लेकर नहीं आई है, जल्दी से नाश्ता लेकर आइए। बेशरम, अपनी बीवी के सामने अपनी माँ का अपमान करता है। अरे ये तेरी माँ है, कोई रसोईया नहीं जो तू इस पर हुक्म चला रहा है। खबरदार विमला, इस घर में तुम कोई भी काम नहीं करोगी, और चलो जल्दी चलकर अपना सारा सामान समेटो, मैं तुम्हें अपने साथ आज के आज गाँव लेकर जाऊंगा। रहने दो जी, आज बेटे का जन्मदिन है। अब चाहे इसका जन्मदिन हो या इसका मरण दिन, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही होना अच्छा है, जो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ के ऊपर ऑर्डर चला रहा है, उसे घर की नौकरानी बनाकर रखा है। अरे आज मेरे दामाद जी का इतना बड़ा दिन था, लेकिन समधी जी को अपने बेटे की खुशी आरास नहीं आई, और जवान बेटे पर हाथ उठाते जरा भी शर्म नहीं आई इन्हें। है तो आखिर गांव के लोग गवाह ही रहेंगे। अरे इन्हें तो इतनी भी तमीज नहीं कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। भाग्यवान, ये इनके घर का आपसी का मामला है, तुम क्यों बीच में बोलती हो। अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं, और बेटी के घर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हो। भाई साहब, अब रोकने से क्या होगा, अगर आपने इन्हें पहले रोक लिया होता तो आज शायद मेरी पत्नी की ऐसी हालत ना होती। ऋतिक, लालची मक्कार, अरे मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहने में। अरे तुम लोग इतने लालची हो गए कि काम वाली के रुपए बचाकर मेरी पत्नी को घर के कामकाज में लगा कर रखा है तुम लोगों ने। लेकिन मेरे जीते जी ये संभव नहीं है, तुम मेरी पत्नी को अपने घर की काम वाली कभी नहीं बना सकते।
और जीते जी ही नहीं, अगर मैं मर भी गया तो अपनी पत्नी के जीवन यापन की व्यवस्था करके ही जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपनी पत्नी को हाथ नहीं फैलाने दूंगा। जाने दीजिए ना दी, क्या करे, है तो हमारे ही बच्चे। नहीं विमला, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे तो अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा है ये तुम्हारा ही बेटा है ऋतिक, जो तुम्हारे बिना खाना तक नहीं खाता था। पूरे टाइम माँ माँ करके तुम्हारे आगे पीछे घुमा करता था, लेकिन आज इसने अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा है तुम्हें। एक बात हमेशा याद रखना ऋतिक, मेरी पत्नी कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं थी और ना ही कभी जीवन में बनेगी। मेरी ही गलती है जी, जो मैं अपने इन बच्चों के मुंह में आ गई। मैंने तो बस यही सोचा कि किसी भी तरह मेरे बेटे बहू एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताए और एक दूसरे के साथ खुश रहे, इसीलिए बस मैं घर के कामकाजों में मदद करना चाहती थी। लेकिन मैंने मदद क्या करी, बहू ने तो घर का सारा काम मेरे ही सहारे पर छोड़ दिया। नहीं विमला, तुम अपने इन बेटे बहू का घर बसाने आई थी ना, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारी लाज नहीं रखी। चलो विमला, चलो हम अपने गाँव लौट जाते हैं। हाँ जी चलिए ना। और जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि आज के बाद मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे जीते जी तुम लोगों की हकीकत मेरे सामने आ गई, वरना ना जाने मेरे मरने के बाद तुम मेरी पत्नी का क्या हाल करते। हे भगवान, सालू ये सब क्या हो गया। दामाद जी जाओ जल्दी से और अपने पिताजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांग लो और उन्हें जल्दी से मना ले आओ, वरना सारी संपत्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं अपने पापा को शुरू से जानता हूँ, उनका निर्णय कोई नहीं बदल सकता। अब तो सारी संपत्ति हमारे हाथ से चली गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफ बेटी की वजह से। फालतू की बातें मत कीजिए। अरे इसमें जितनी गलती मेरी है उतनी ही आपकी भी है। जरा एक मिनट शांत रहो। सालू, तुम्हारी भाभी का फोन आ रहा है। हेलो बहू, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं इस वक्त अपनी बेटी के घर बिजी हूँ? फोन करने का क्या मतलब है? देखिए मम्मी जी, मुझे कोई शौक नहीं है आप माँ बेटी के बीच में पड़ने की, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप दोनों माँ बेटी किसी का घर तो बसा नहीं सकती, लेकिन हाँ घर जरूर उजाड़ सकती हैं। मैंने तो सिर्फ इतना बताने को फोन किया है कि मैंने आप लोगों का सामान बाहर बरामदे में रखवा दिया है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार 15 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहा है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मम्मी जी, इसलिए तो बता रही हूँ मैं आपको कि आप लोग अपना सामान लेकर ना गाँव चले जाइएगा, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। देखा ना भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि अपने कर्म अच्छे रखो। तुमने जैसा बीज बोया था आज तुम्हें वैसा ही फल मिल रहा है। तुमने दामाद जी के माता पिता का अपमान किया तो तुम्हें भी बदले में अपनी बहू से अपमान ही मिला है। ठीक है चलो, मुझे तो गांव में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मजे से अपने गांव में रह लूंगा, लेकिन तुम अपना सोच लो। और सालू क्या तुम अपनी गृहस्थी खुद से नहीं संभाल सकती, जो हर बात के लिए अपनी माँ से फोन में बात करती हो? और दामाद बाबू, सालू तो पराई थी, लेकिन वो तो आपके अपने माता पिता थे, आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए थी। लेकिन आपसे अपने माता पिता की सेवा की तो बात दूर, आपसे तो उनकी इज्जत भी नहीं हो पाई। अब देख लो, हाथ मलते बैठे रहो। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।